जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 की श्रृंखला में आज सेट नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। कौटिल्य जीएस का बुक है दोस्तों, एक बेहतरीन सेट है, आप इसको लगा भी सकते हैं। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छा, और इसमें जो है हम सभी क्वेश्चन को विस्तार से बताए हैं। कम से कम एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जरूर हम डाले हैं, तो आप पूरा देखिएगा, रिवीजन के लिए एकदम बेस्ट है। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं सेट नंबर 12 की ओर, मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो है श्वास नली को प्रभावित करता है, श्वास नली को प्रभावित करता है। अगर हेपेटाइटिस की बात करते हैं दोस्तों तो यह एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इससे जो है यकृत प्रभावित होता है। विषाणु की खोज इवानु बास्की के द्वारा किया गया था, ठीक है, इवानु बास्की के द्वारा। अगर हम जीवाणु की बात करेंगे दोस्तों, जीवाणु को, तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवन हाउक के द्वारा जो है 1675 में किया गया था, ठीक है, 1675 में। क्वेश्चन नंबर 2, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा 1955 में किया गया था। यह एक थैलीनुमा रचना है जो झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जिसका निर्माण गाल्जी काय में होता है। अगर हम गाल्जी काय की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम गाल्जी काय की बात करते हैं तो इसका खोज कैमिलो गाल्जी के द्वारा किया गया था 1898 में, ठीक है। इसका खोज जो है कैमिलो गाल्जी के द्वारा 1898 में किया गया था। अगर हम बोबेरी की बात करते हैं दोस्तों तो बोबेरी जो है ये तारक काय की खोज किया था, ठीक है। तारक काय की खोज बेबोरी के द्वारा 1888 में किया गया था। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मोसिस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो है लाइपोप्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन से, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली में पारगम्यता पोटेशियम आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्षय रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु के द्वारा। जीवाणु की खोज इवानु बास्की के द्वारा 1675 में किया गया था, 1675 में किया गया था। हम क्षय रोग की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा हम कुछ जो है रोग देखते हैं दोस्तों, उससे होने वाले कारक का नाम बोलते हैं, थोड़ा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में हैजा रोग, ठीक है। हैजा रोग किसके द्वारा होता है, तो विब्रियो कोलेरी के द्वारा, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा जो है हैजा रोग होता है, ठीक है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कोल्ड रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है, ठीक है। कोल्ड रोग जो होता है दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। अगर हम सिफिलिस की बात करते हैं दोस्तों, सिफिलिस, तो सिफिलिस रोग होता है ट्राइपेनोमा प्लेडियम के द्वारा। अगर हम सुजाक की बात करते हैं दोस्तों तो सुजाक रोग होता है गोनोकोकस गोनोरियाई के द्वारा, ठीक है। टिटनस किससे होता है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा, ठीक है। एक और है दोस्तों फ्लैग रोग जो होता है पास्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है फ्लैग रोग। तो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त किस प्रकार के ऊतक होते हैं? राइट आंसर होगा संयोजी ऊतक। रक्त की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक आरबीसी होते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी होते हैं। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसका जीवन काल 20 से लेकर के 120 दिन तक होते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं दोस्तों तो इसको ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसका जीवन काल 13 से लेकर के 20 दिन तक होता है, ठीक है। 13 से लेकर के 20 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं।
अच्छा, रक्त के अध्ययन क्या कहते हैं दोस्तों? रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में जो है पुनर्जनन होता है, पुनर्जनन होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, अस्थियों के आधार पर द्रव ओसीन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होता है? अस्थियों के आधार पर द्रव ओसीन में जो है, द्रव ओसीन में 62% अकार्बनिक पदार्थ होता है। 62% अकार्बनिक पदार्थ और 38% जो है, 38% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। 62% अकार्बनिक और 38% जो है कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। हम लोग अस्थि की बात करते हैं दोस्तों, तो अस्थि के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अस्थि ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। बताइएगा दोस्तों, अस्थि से अस्थि, अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं? तो ये अस्थि से अस्थि जोड़ को लिंगामेंटस के नाम से जानते हैं, लिंगामेंट के नाम से जानते हैं। एक होता है दोस्तों मांसपेशी से अस्थि, ठीक है, मांसपेशी से अस्थि, मांसपेशी से अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंटस, मांसपेशी से अस्थि के जोड़ को लिंगामेंटस। सबसे बड़ी अगर हड्डी की बात करते हैं दोस्तों तो फीमर है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो कि जांघ में पाया जाता है। अगर सबसे मजबूत हड्डी की बात करते हैं दोस्तों तो मेंडिबल, ठीक है, जिसे निचला जबड़ा के नाम से भी जानते हैं। अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं दोस्तों तो अस्टेपिस हो जाएगा। अस्टेपिस कहाँ होता है दोस्तों? तो अस्टेपिस जो है कान की हड्डी होता है। ठीक है, कान की हड्डी। हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा निधि तिवारी को। ऑप्शन नंबर बी। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य ने की? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। हम लोग FIH की बात करते हैं दोस्तों। FIH मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन। FIH की स्थापना जनवरी 1924 में हुआ था, जनवरी 1924 में। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, यानी मुख्यालय की बात करते हैं, तो लाजेन जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 11, मियामी ओपन चैंपियन 2025 का, मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा जैकब मेनिन्स्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैकब मेनिन्स्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राणा दास गुप्ता। ठीक है, यह पुरस्कार 2026 में भी मिल चुका है दोस्तों। तो 2026 में लूसी सेंटे, एक नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो नाम टेढ़ा है, लूसी सेंटे, और एक है केई मिलर। दो व्यक्ति है, लूसी सेंटे और केई मिलर को 2026 में मिला है दोस्तों, नॉन फिक्सिंग के लिए। ठीक है, नॉन फिक्सिंग के लिए मतलब राणादास गुप्ता को भी मिला है। तो 2026 में लूसी सेंटे और केई मिलर को मिला है। कुछ पुरस्कार का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में 35वां सरस्वती सम्मान 2026, 35वां सरस्वती सम्मान 2026 राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। राम कुमार मुखोपाध्याय, ठीक है, राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। इनका उपन्यास पार्वती कथा के लिए मिला है। ठीक है, मतलब सरस्वती सम्मान 2026। अगर हम एबेल पुरस्कार की बात करते हैं दोस्तों, एबेल पुरस्कार 2026 जो कि गणित के क्षेत्र में मिलता है, किनको मिला है दोस्तों? तो गर्ल फील्डिंग को मिला है। ठीक है, गर्ल फील्डिंग दोस्तों, मिस्टेक करके बोलने में, गर्ल फाल्टिंग्स, गर्ल फाल्टिंग्स को जो है यह पुरस्कार मिला। याद रखिए, गर्ल फाल्टिंग्स को जो है एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जो कि गणित के क्षेत्र में मिलता है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जयंती कुमारेश को मिला है। ठीक है, जयंती कुमारेश को, थोड़ा नाम सब टेढ़ा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13,
हुरुन अरब पतियों की सूची 2025 में भारत के किस स्थान पर है? तो इसका सूची 2025 में भी आ चुका है दोस्तों, 2026 में भी, और दोनों में जो है सेम टू सेम स्थान पर रहा है। मतलब दोनों में 2025 और 26 दोनों में तीसरा स्थान पर रह चुका है। ठीक है, तीसरा स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में। छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक है, बिमस्टेक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन होता है। ठीक है, हम लोग बिमस्टेक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका स्थापना जून 1997 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, इसका मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, तो ढाका बांग्लादेश इसका मुख्यालय स्थित है। बिमस्टेक में टोटल 7 देश है दोस्तों। कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल है। टोटल 7 देश है। क्वेश्चन नंबर 16, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। कुछ हम लोग जो है महोत्सव या फिर कुछ उत्सव का नाम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में सूरजकुंड मेला जो कि हरियाणा में मनाया जाता है, झूमर नृत्य असम में मनाते हैं, थाई पूसम त्योहार तमिलनाडु में, सिमोलू महोत्सव असम में, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश में, मकर बिलक्कू महोत्सव केरल में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर होगा करीम एल टर्की। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? तो मिस्र से जो इनका संबंध है, मिस्र से। क्वेश्चन नंबर 18, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा टोटल 10 पदक जीते हैं। इसमें से 1 स्वर्ण है दोस्तों, 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, 6 कांस्य पदक जो है अपने नाम किए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2025 2 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, 2 अप्रैल को। कुछ अप्रैल माह के दिवस के बारे में देखते हैं दोस्तों। 7 अप्रैल में क्या है दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाते हैं। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। ठीक है, 5 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जयंती दिवस या फिर समानता दिवस। अगर 18 अप्रैल की बात करते हैं तो विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। एक बार फिर से बोलते हैं दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस 13 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, भीमराव अंबेडकर या फिर समानता दिवस 14 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो RBI का 90वां स्थापना दिवस 2025 1 अप्रैल को मनाया गया। हम लोग RBI की बात करते हैं दोस्तों। RBI की बात करते हैं दोस्तों, इसका स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर किया गया था। इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। इसका प्रथम गवर्नर जो है सर ओसबॉर्न स्मिथ तथा प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें दोस्तों तो CD देशमुख जो इसका प्रथम भारतीय गवर्नर था। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं दोस्तों, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई जो है इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 21, भारत और किस देश के बीच त्रिस्तरीय द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का 4था संस्करण आयोजित किया गया है? तो टाइगर ट्रम्प आप जानते हैं दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच इसका आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मियामी ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल खिताब के रूप में आर्याना सवालेंका ने जीता है। आर्याना सवालेंका की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका संबंध बेलारूस से है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलारूस में। अगर यही जो हम पुरुष की बात करते हैं दोस्तों, पुरुष एकल, यहाँ पर दिया हुआ था महिला एकल। अगर हम पुरुष एकल की बात करते हैं दोस्तों, पुरुष एकल का, तो इसमें जो है जीतने वाले थे
जैकब मेनिन्स्क, ठीक है, जैकब मेनिन्स्क जो कि चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। राइट आंसर होगा डायबिटीज रोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका खोज बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा किया गया था। बैटिंग एवं बेस्ट के द्वारा 1921 में इसका खोज किया गया था। अगर इंसुलिन कम होता है दोस्तों, अगर इंसुलिन कम होता है, इसका मतलब जो है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। ग्लूकोज क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज बढ़ जाता है तो इसी के द्वारा ही मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का कार्य है दोस्तों कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण रखना। अगर कम हो जाएगा इंसुलिन तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जिसके कारण मधुमेह रोग होता है, और मधुमेह को ही डायबिटीज भी कहते हैं, या फिर इसे अंग्रेजी भाषा में हाइपरग्लाइसीमिया नामक रोग कहते हैं। अगर इंसुलिन की कमी की जगह पर वृद्धि हो गया, इंसुलिन अगर बढ़ जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज का स्तर जो है घट जाएगा। जब ग्लूकोज का स्तर घट जाएगा तो उसके कारण जो है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। एक हुआ दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा हुआ हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इंसुलिन की स्राव की बात करते हैं दोस्तों, इसका उत्पादन की बात करते हैं तो अग्नाशय के बिट्टा ग्रंथि द्वारा होता है। अग्नाशय के बिट्टा नामक कोशिका या फिर बिट्टा ग्रंथि के द्वारा इसका स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर प्रतिबंध किया गया है। बाल श्रम पर मतलब ये हुआ दोस्तों कि बाल श्रम का मतलब ये हुआ कि जिसका उम्र जो है 14 साल से कम हो, उसको जो है फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 23 में क्या है दोस्तों? बलात् श्रम पर प्रतिबंध। बलात् श्रम पर प्रतिबंध मतलब जो है किसी को भी जबरदस्ती हम जो है काम नहीं करवा सकते हैं, यानी बंधुआ मजदूर की तरह काम नहीं करवा सकते हैं, अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अच्छा, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दोस्तों। शिक्षा का अधिकार बताइएगा, शिक्षा का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 29 से 30 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। रोजगार का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 41 में है, ठीक है, रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा सूचना का अभाव, वस्तुओं को सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक लाइक आपके लिए एक लाइक है दोस्तों, मेरे लिए मोटिवेशन की तरह है, ठीक है, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं दोस्तों, इनका प्रावधान अनुच्छेद 64 में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सभापति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 63 में कहता है दोस्तों कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 66 में है। उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान, ठीक है, अनुच्छेद 69 में है, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों अनुच्छेद 54 में है और पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में पारित हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन जो है 1993 में है, ठीक है। रोजगार आश्वासन योजना जो है 1993 में ही प्रारंभ किया गया है। बताइएगा दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 2004 में किया गया था, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 29, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, बताइएगा क्या विशेषता नहीं है? तो प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र की निम्न श्रम अनुपात। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र के निम्न श्रम अनुपात। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च संविधान है, ठीक है, संविधान है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं
32 की ओर। वह कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर होगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह एक अस्थायी सदन है, यह एक अस्थायी सदन है। इसका जो है जो इसमें सदस्य होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्ति होता है, यानी 1/3 सदस्य हटाएगा और 1/3 सदस्य जो है नियुक्त किया जाएगा। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का प्रावधान संविधान के अनुसूची 4 में भी वर्णित किया गया है। अनुसूची 4 में क्या है दोस्तों? राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है दोस्तों, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णित किया गया है, यानी राज्यसभा के गठन के बारे में प्रावधान है, और लोकसभा के गठन अनुच्छेद 81 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 33 की ओर। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 ही कहता है दोस्तों कि भारत के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति में नहीं थे, अनुच्छेद 53 के तहत। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा अनुच्छेद 54 के तहत। निर्वाचन का नियम होगा अनुच्छेद 55 के तहत। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होगा अनुच्छेद 57 के तहत। ठीक है, अर्हताएं का उल्लेख है अनुच्छेद 58 के तहत। शपथ अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति क्षमा दान करता है दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो है कोई वित्तीय सलाह लेगा, चाहे कोई भी सलाह लेगा, अनुच्छेद 143 के तहत। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 74 की ओर, सॉरी दोस्तों 34 की ओर। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। बताइएगा दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी जो है किस में है, मतलब कौन सा बेरोजगारी सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी जो है सबसे अधिक है। यह बेरोजगारी जो है खासकर उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। और कृषि के क्षेत्र में कौन सा बेरोजगारी है दोस्तों, बताइएगा। तो कृषि के क्षेत्र में जो है एक आता है परछन बेरोजगारी। ठीक है, परछन बेरोजगारी और एक अदृश्य बेरोजगारी, दोनों जो है कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 36 की ओर। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। ठीक है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था। हम लोग चाणक्य की बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था घनानंद यानी नंद वंश को पराजित करके। इसका शासन काल की बात करते हैं दोस्तों, तो 322 बीसी से 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 298 ईस्वी पूर्व तक जो इसका शासन काल रहा है। ठीक है, भारत का मुक्तिदाता के नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ही जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु की बात करते हैं दोस्तों, राजनीतिक गुरु तो चाणक्य हैं। ठीक है, चाणक्य है। और अगर आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं दोस्तों, तो भद्रबाहु जो है इसका आध्यात्मिक गुरु है। यह जो है जैन धर्म के अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 37। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, बताइएगा। राइट आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता भारत के प्राचीनतम सभ्यता है। अगर हड़प्पा सभ्यता के तिथि की बात करते हैं दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के तिथि की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका तिथि है 1350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये जो है हड़प्पा काल के तिथि है। इसका तिथि का निर्धारण जो है कार्बन 14 विधि के द्वारा किया जाता है। C14 विधि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में किया गया था। यह भारत में मतलब यह जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था दोस्तों? तो पिग्गट ने कहा था। ठीक है, पिग्गट ने कहा था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 38 की ओर। भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करते हैं दोस्तों, इसे राय पिथौरा भी कहते हैं। राय पिथौरा।
ठीक है। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के समय में ही तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है, ठीक है, जयदेव है। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव है। हम लोग जयदेव की बात करते हैं दोस्तों, तो जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। याद रखिएगा, जयदेव कौन थे? तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि सेन वंश के अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन थे, जिसकी राजधानी लखनऊती थी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40 की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? तो दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने दासों के रख रखाव के लिए दीवान बंदगान की स्थापना किया था। दीवान बंदगान यह क्या था दोस्तों? दास विभाग था, दासों के रख रखाव के लिए विभाग था। इसके द्वारा दीवाने खैरात की स्थापना हुआ था। दीवाने खैरात क्या है दोस्तों? दान विभाग है, ठीक है, गरीबों को दान देने वाला। दीवाने इस्तिहाक ये क्या है दोस्तों? पेंशन विभाग है, ठीक है, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग है। दार उल सफा क्या है दोस्तों? मुफ्त इलाज हेतु जो है सरकारी अस्पताल है, मुफ्त इलाज हेतु सरकारी अस्पताल है। तो ये सभी कार्य जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। कौन कौन से? दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक और दार उल सफा, ये सभी को स्थापना क्या था? ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ही थे। फिरोज शाह तुगलक के पास जो है सबसे अधिक गुलाम था। कितना था दोस्तों? लगभग 1,80,000 1,80,000 जो है इसके पास गुलाम था, जो कि सबसे अधिक था। हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही है, ठीक है, फुतुहात फिरोज शाही है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाएगा रौलेट एक्ट, ठीक है। रौलेट एक्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 18 मार्च 1919 को आया था। 18 मार्च 1919 को। इसे जो है काला कानून के नाम से भी जानते हैं, काला कानून के नाम से। इसे बिना वकील, बिना दलील, मतलब कि अपील का जो है कानून भी कहा जाता था। इसी के खिलाफ जो है 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा जो है देशव्यापी जो है हड़ताल चलाया गया था। अच्छा, हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुआ था, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को, और 1922 तक चला था, क्योंकि 1922 में ही चोरी चोरा कांड हुआ था, ठीक है। तो चोरी चोरा कांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन कब आया था दोस्तों? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और साइमन कमीशन की स्थापना 27 में हुआ था, जबकि भारत 1928 में आया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की ओर। भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्न में से किसकी अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा की थी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारत के सभी नेता, जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, इन सभी नेताओं को मतलब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है जेल भेज दिया गया था, ठीक है। 1940 में ही हुआ था दोस्तों, 1940 में ही हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसका शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। इसमें क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बराबर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे सत्याग्रही के रूप में ब्रह्मा दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 43। महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहां और कब किया था? राइट आंसर होगा अहमदाबाद में 1918 में, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर घटना जो है 1918 में हुआ था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। 1918 में हुआ दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था दोस्तों, नील की खेती के विरुद्ध में। क्वेश्चन नंबर
44। भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ की थी। तो स्थानीय सरकार की स्थापना का प्रारंभ लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1880 से लेकर के 1884 तक था। इनको ही है, यानी कहने का मतलब रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहते हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, किसे? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इसी के शासन काल में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। अच्छा, हम लोग लॉर्ड लिप्टन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1876 से लेकर के 1880 तक था। लॉर्ड लिप्टन के समय में सिविल सेवा का उम्र जो है 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, सिविल सेवा का उम्र 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। अच्छा, लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं दोस्तों, इसका शासनकाल 1856 से लेकर के 1862 तक था। इसी के शासनकाल में 1857 के विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड पाउमस्टर्न था। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 45। लाल कुर्ती आंदोलन का शुरुआत किसने की? लाल कुर्ती आंदोलन का शुरुआत खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? तो भारत सरकार के कार्यों का वर्णन अनुच्छेद 77 में किया गया है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन और उसके नाम और सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष से जो बच्चा 6 वर्ष से कम उम्र की आयु वाले जो बच्चा है उसको प्रारंभिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसको देखरेख और प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 47। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सहकारी समिति का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 43 का बी में किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 43 का बी में सहकारी समिति का प्रावधान जो है 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको संविधान के भाग 9 का बी में रखा गया है। भाग 9 का बी में सहकारी समिति का वर्णन किया गया है। भाग 9 का एक ही बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें नगरपालिका का प्रावधान किया गया है। भाग 9 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों बताइएगा आप लोग? तो इसमें जो है नगर पंचायत का प्रावधान किया गया है भाग 9 में। क्वेश्चन नंबर बढ़े 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी है? तो चुनाव लड़ने का न्यूनतम उम्र 21 साल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 21 साल। अच्छा, लोकसभा में जो सदस्य होता है दोस्तों उसका उम्र कितना होता है? लोकसभा या फिर विधानसभा के सदस्य जो होता है उसका उम्र कम से कम 25 साल, और विधान परिषद और राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उसका उम्र 30 साल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में वर्णित किया गया है। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह केंद्र सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी या फिर मुख्य वकील होता है। ठीक है, जिसका नियुक्ति जो है इसका नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है तथा त्याग पत्र भी जो है भारत के राष्ट्रपति को ही देता है। क्वेश्चन नंबर 50। राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है। अनुच्छेद 63 कहता है दोस्तों कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 66 में है, और उपराष्ट्रपति का शपथ का प्रावधान जो है अनुच्छेद 69 में किया गया है।
ठीक है। हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा यह प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 सदस्य का सेवानिवृत्ति करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में दोस्तों टोटल 245 सदस्य है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, यानी 250 है। वर्तमान में 245 है। 245 में से 233 मतलब राज्य से या फिर मतलब केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लेंगे। और प्लस में 12 को जो बच गया है दोस्तों, 12 को ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या फिर मनोनीत करता है राष्ट्रपति। विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र में जो है इसको नियुक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 51 की ओर। जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता जो है CaHCO3 का होल 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता जो है उबालने से दूर होता है। क्वेश्चन नंबर 52। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है दोस्तों? तो वायु एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 53। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा गुजरात में। बांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम देखते हैं दोस्तों, जैसे में पंजाब में कौन सा उद्यान है? तो अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। अबोहर अभ्यारण्य जो है पंजाब में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अभ्यारण्य बोल रहे थे, ठीक है। अबोहर अभ्यारण्य जो है पंजाब में स्थित है। अगर हम असम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, और एक है दोस्तों काजीरंगा। मानस, ओरंग और काजीरंगा ये तीनों जो है असम में स्थित है। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक में, बोरीबिल्ली महाराष्ट्र में, अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। ये सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़े दोस्तों 54 की ओर। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? H2O का घनत्व जो है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सबसे अधिकतम होता है। अगर यही सेल्सियस की बात करते हैं दोस्तों, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व तो सबसे अधिकतम होता है। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है दोस्तों? केल्विन में बताना है। तो जल का त्रिक बिंदु जो है 273.16 डिग्री केल्विन जो है इसका त्रिक बिंदु इसका माना जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करेंगे दोस्तों, तो 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है। ठीक है, 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 45 की ओर। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक मतलब तरंगदैर्घ्य ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों अवरक्त का होता है। ठीक है। अगर ऐसे पूछे दोस्तों तो सबसे अधिक लाल का होता है। बिना ऑप्शन के पूछेगा तो लाल का, ऑप्शन के हिसाब से अवरक्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आश्रु गैस का रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। इसका अगर फार्मूला की बात करें तो CCl3NO2। एक होता है दोस्तों हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O के नाम से जानते हैं। एक हुआ रुलाने वाली गैस यानी आश्रु गैस अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन, और हंसाने वाली गैस N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 57 की ओर। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है। भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। साहित्य नाटक अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से संबंधित और भी कप है दोस्तों, जैसे में नारंग कप, ठीक है, नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सभी का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन के सर्वोच्च संस्था का नाम इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। इसका स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना हुआ था। बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये तो आप जानते हैं दोस्तों, बैडमिंटन के खेल के मैदान को कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसका नेट की ऊंचाई की बात करते हैं तो लगभग 5 फीट जो है इसका नेट की ऊंचाई होता है। कुछ खेल का मैदान और उसका जो है फील्ड का नाम जानते हैं दोस्तों, जैसे वॉलीबॉल के खेल के मैदान को फील्ड कहते हैं। कुश्ती के खेल के मैदान को रिंग या फिर एरेना कहते हैं। एथलेटिक्स को खेल के मैदान को ट्रैक कहते हैं। बेसबॉल का डायमंड होता है और फुटबॉल का फील्ड, क्रिकेट का पिच होता है। क्वेश्चन नंबर 59। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बताइएगा। तो राइट आंसर होगा नेपाल का झंडा। क्वेश्चन नंबर 60। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन है? तो सबसे अधिक घनी आबादी वाला देश दक्षिण पूर्व एशिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 61, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा, उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब में चमक जो है कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में कौन सा रंग प्राथमिक रंग की श्रेणी में आता है? प्राथमिक रंग में नीला, हरा, लाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक रंग जो है खासकर टेलीविजन में प्राथमिक रंग का ही उपयोग होता है। एक है दोस्तों पीला, मैजेंटा, और क्या है दोस्तों? पीकॉक नीला। इसको जो है द्वितीयक रंग के नाम से जानते हैं, यानी सेकेंडरी कलर। पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला, इसे सेकेंडरी कलर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और एक है दोस्तों बोरॉन, कैडमियम और बोरॉन के छड़ का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः जो है वोल्टेज को बदलता है। ठीक है, वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य दोस्तों एसी वोल्टेज को घटाना या फिर बढ़ाना। यह सिद्धांत जो है ट्रांसफार्मर के सिद्धांत माइकल फराडे के द्वारा दिया गया था। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है या फिर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, दोनों एक ही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। प्राकृतिक रबर जो है एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? तो थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर होता है दोस्तों, इसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। प्राकृतिक रबर में कठोरता प्रदान करने के लिए किसको मिलाते हैं? तो कार्बन को मिलाते हैं। प्राकृतिक रबर में कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन को मिलाते हैं। प्राकृतिक रबर में सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को बल्कनीकरण के नाम से जानते हैं। उच्च बल्कनीकृत रबर जो होता है दोस्तों, उसको एबोनाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एबोनाइट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अधिकांश ऋतु परिवर्तन कहाँ होता है? अधिकांशतः ऋतु परिवर्तन होता है ट्रोपोस्फियर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखता है? लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर यह काला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें से फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है दोस्तों? तो फल पकाने वाला हार्मोन के रूप में एथिलीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह एक कृत्रिम हार्मोन है। ठीक है, कृत्रिम रूप से पकता है एथिलीन का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 70, पौधे के विकास के लिए मिट्टी का पीएच कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? राइट आंसर होगा 5.5 से 7.5। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5.5 से 7.5। हम लोग पीएच मान की बात करते हैं दोस्तों, तो पीएच मान की खोज सोरेनसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सोरेनसन के द्वारा 1909 में। यह जो है 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय हो जाएगा। अगर 7 से अधिक रहा तो क्षारीय कहलाता है। ठीक है, क्षारीय। अगर 7 रहेगा तो वह उदासीन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से छठ पूजा किस राज्य का है? तो छठ पूजा जो है बिहार का है, आप तो जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 72, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पृथ्वी के पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है? प्लेटिनम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक है दोस्तों सोडियम। सोडियम का निष्कर्षण जो है डाउन्स विधि के द्वारा होता है। डाउन्स विधि के द्वारा सोडियम का निष्कर्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 74, तंजानिया की राजधानी निम्न में से कौन है? तंजानिया की राजधानी डोडमा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मनीला की बात करते हैं दोस्तों तो यह फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। बुखारेस्ट की बात करते हैं दोस्तों तो यह रोमानिया की राजधानी है। रोमानिया का बुखारेस्ट। जर्मनी की बात करते हैं दोस्तों तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 75 और लास्ट क्वेश्चन, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है घनत्व है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। आपसे एक निवेदन है, एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने प्यारे से हाथों से एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो फिर भी कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।